हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द वाइट कोट के एक नए एपिसोड में। मेरा नाम अनुज है और आज हम बात करने वाले हैं न्यू बॉर्न बेबी और बेबी फूड एंड वैक्सीन जैसे टॉपिक पे। आज हमारे साथ हैं एक हाईली एक्सपीरियंस डॉक्टर आदित्य दीक्षित, जो कि गुड़गांव में प्रैक्टिस करते हैं एंड वो एक पीडियाट्रिशियन है और न्यूनेटोलॉजी डॉक्टर हैं। डॉक्टर, वेलकम टू द वाइट कोट टॉक्स। एंड सर, मैं आपसे फर्स्ट जानना चाहूँगा कि आपकी क्या प्रैक्टिस रही है एंड आपकी जर्नी क्या रही है। मैंने अपनी एमडी पीडियाट्रिक्स सन 2005 में ख़त्म करी थी। मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ मैं। उसके बाद से मैं कई सारे हॉस्पिटल के साथ एसोसिएटेड रहा हूँ। मैंने दिल्ली में मैक्स साकेत में काम किया है। उसके बाद पारस हॉस्पिटल गुड़गांव में काम किया है। इसके अलावा आर्टेमिस हॉस्पिटल गुड़गांव में भी काम किया है। मेरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रैक्टिस है वो न्यूबॉर्न से रिलेटेड ही रहा है। मैंने एक फेलोशिप भी करी हुई है न्यूनेटोलॉजी में। तो ऑलमोस्ट अब 21 साल हो गए मेरे को प्रैक्टिस करते हुए पीडियाट्रिक्स। तो ये मेरी जर्नी रही है अब तक। ओके, सो सर, बस हम न्यूबॉर्न बेबी टॉपिक को लेते हैं। तो न्यूबॉर्न बेबी का हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, और जब न्यूबॉर्न बेबी की बारे में बात आती है तो उनमें उनके किसी दूसरे पर्सन को हम हाथ में दे रहे हैं तो उस चीज़ का कैसे ध्यान रखना चाहिए, तो उन चीज़ों पे बात करते हैं। देखिए, न्यूबॉर्न बेबी के टाइम पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये ध्यान रखने वाली होती है कि इनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है। ये इन्फेक्शन बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं। तो अगर कोई बाहर से आ रहा है बच्चे को देखने, तो कुछ सिंपल मेजर्स हैं जो लिए जा सकते हैं। एक तो ये है कि बेबी को टच ना करें प्रेफरेबली। अगर आपको टच करना है, गोद में लेना है, तो पहले हाथ धोने हैं। अगर वहाँ पे साबुन पानी की व्यवस्था है, साबुन पानी से अच्छे से हाथ धो लीजिए और फिर आप बेबी को टच करें। अदरवाइज सिंपल सैनिटाइजर्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अच्छे से सैनिटाइज करना है उससे भी हाथों को। एक चीज़ जो मैं अपने पेशेंट्स को काफ़ी कॉमनली बोलता हूँ वो ये है कि अगर घर में छोटे बच्चे हैं और तो उनका थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वो लोग यूजुअली हाथ इधर उधर लगा करके अगर बेबी को पकड़ लेते हैं सडनली से, क्योंकि वो काफ़ी चंचल होते हैं, तो उनसे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। उनसे इन्फेक्शन होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है न्यूबॉर्न्स की। बाकी किस अगर आप कर रहे हैं तो जस्ट बी वेरी श्योर कि आपको किसी भी तरह का कोई ज़ुकाम खांसी नहीं है पिछले कम से कम 4-5 दिन से, तभी आप बेबी को किस करने की कोशिश करें। अदरवाइज इट्स ऑलवेज बेटर कि बस सिंपल हैंडल करके आप वापस मदर को दे दें। फीडिंग वगैरह से रिलेटेड तो रहता ही है। फीडिंग इम्पॉर्टेंट है, ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बेबीज़ में, वही होनी चाहिए आइडियली पहले 6 महीने। इसके अलावा कुछ देने की ज़रूरत नहीं होती है। ब्रेस्ट फीडिंग इज़ सफिशिएंट फॉर ऑल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। तो यही बात है, बाकी तो जैसे आपने बात करी कि जैसे इन्फेक्शन होना, या अगर आप हैंड वॉश नहीं करते हो या गलत तरीके से आप करते हो, तो उन चीज़ों में जैसे मैं पूछना चाहूँ कि पेरेंट्स सबसे ज़्यादा कौन सी कॉमन मिस्टेक करते हैं। सबसे ज़्यादा जो कॉमन प्रॉब्लम्स आती हैं वो यूजुअली फीडिंग से रिलेटेड ही आती हैं। दोनों तरह की चीज़ें हो रही होती हैं। या तो ये हो रहा होता है कि बेबी को ज़्यादा देर तक आप फीड नहीं दे रहे होते हो। दूसरा ज़्यादा कॉमन होता है कि जैसे ही बच्चे ने रोना शुरू करा, ऑलमोस्ट इमीडिएटली उसको जो है फीड कराने की कोशिश करी जाती है, विच इज़ एक्चुअली नॉट वेरी करेक्ट। एक सर्टेन इंटरवल होना चाहिए 2 फीड के बीच में। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम फिर ये हो रहा होता है कि बच्चे का पेट खाली हुआ नहीं भी है, वो उसने जैसे ही रोना शुरू करा तुरंत ही जो है फीड कराना शुरू कर देते हैं। इसके कारण माँ भी थक जाती है। कई कई बार ये तो बहुत कॉमनली देखा है मैंने कि माँ आके बता रही है, सर मैं तो 24-24 बार फीड करा रही हूँ दिन में, हर घंटे पे फीड कराना पड़ रहा है। तो अब ये चीज़ मतलब फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है। आप अगर हर घंटे पे फीड कराएंगे तो कैसे आप नॉर्मल मतलब बिल्कुल भी नहीं सोएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स जो नए माँ बाप फेस करते हैं, कि पूरे टाइम उनको यही लगता है कि अरे जब देखो तब ये रोता ही रहता है, हम फीड भी कराते हैं फिर भी रोता रहता है बेबी। तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है इस चीज़ का कि भाई आप फीड कराएं, उसके बाद उसको चुप कराना भी सीखें। ऐसा नहीं है कि वो रो रहा है तो इसका मतलब केवल यही है कि उसको भूख लगी है। और भी बहुत सी वजह होती हैं रोने की, और मोस्ट ऑफ द टाइम आप चुप कराने के लिए केवल फीड का ही सहारा ना लें। जब बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है तो उसे चुप कराने के कौन कौन से तरीके हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा ही रो रहा है तो उसके क्या साइन है कि उसमें
ये प्रॉब्लम हो रही है बच्चे को, तो उनमें क्या क्या साइन होते हैं? देखिए, एक अदरवाइज़ अगर ठीक है बेबी, कोई बीमार नहीं है, नॉर्मल बच्चा अगर है, तो यूजुअली 3-4 चीज़ों के कारण ही रोता है। एक तो ये है कि भाई ठीक है, पहला जो कॉमनेस्ट है दैट इज़ आई एग्री कि अगर भूख लग रही होगी ज़ोर से तो रोएगा, बट उसके लिए यूजुअली पता ही रहता है कि कितनी देर पहले माँ ने दूध पिलाया है। अगर 2 घंटे से पहले वो रोना शुरू कर रहा है तो बहुत चांसेस हैं कि वो भूख से नहीं रो रहा है। जो सेकंड मोस्ट कॉमन है, अगर उसने स्टूल पास किया हुआ है डायपर में तो उसके बाद भी बहुत रोते हैं बच्चे, या फिर यूरिन आने से इमीडिएटली पहले भी रोते हैं, यूरिन आते ही फिर थोड़ा शांत हो जाते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें हैं। इसके अलावा कभी कभी बिल्कुल जो न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं, आपने किस तरह से उनको रैप करा हुआ है वो बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ होती है। कभी उनका कोई फिंगर मुड़ तो नहीं रही है, क्योंकि वो बता नहीं पाएंगे, वो बस रोएंगे जब दर्द होगा तब। तो वो आप अच्छे से देख लें। मोस्ट ऑफ द टाइम इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं होती है शुरुआत में। बाद में ज़रूर यूजुअली 3rd वीक ऑनवर्ड्स बच्चों के जिसे बुलाते हैं इन्फेंटाइल कोलिक, ये एक तरह का पेट का दर्द होता है बच्चों को, जो होता है जो उनका नर्वस सिस्टम जो है आंतों का वो अभी डेवलप हो रहा होता है, तो उसके कारण कई बार इनकोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जिसके कारण पेट में दर्द हो जाता है, तो उसके कारण भी रो सकते हैं। यूजुअली ये चीज़ शाम के वक्त ज़्यादा देखी जाती है, शाम और रात के वक्त। इन सब के बावजूद भी ध्यान ये रखना है कि हम जब भी बच्चे को चुप कराने की कोशिश करें, सबसे आसान तरीका बच्चे को चुप कराने का, उसको गोद में लेना है, रॉक करना है और मूव अबाउट करना है। एक ही जगह कुर्सी पे बैठे हुए अगर आप रॉक करने की कोशिश करेंगे तो भी मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे चुप नहीं होते। यूजुअली आपको ले करके मूव करना पड़ता है। कहा यह जाता है कि जब माँ के पेट में था बच्चा तो उस समय उसको वो रॉकिंग मोशंस याद रहते हैं जो माँ चलती रहती है, इसीलिए ये बहुत कॉमनली ऑब्जर्वेशन होता है कि जब माँ रात में लेटती है सोने के लिए, जो प्रेग्नेंट हैं, तो वो बोलेंगी कि हाँ उस समय मैं ज़्यादा बच्चे के मूवमेंट्स फील करती हूँ, क्योंकि उस समय मदर स्टिल होती है। जब वो चलती रहती हैं तो कम मूवमेंट्स फील होते हैं एज़ कम्पेयर टू द नाइट। सो दैट थिंग सॉर्ट ऑफ स्पिल्स ओवर इन अर्ली इन्फेंसी ऑल्सो। तो इसीलिए उसको ले करके आप घूमेंगे तो वो चुप हो जाएगा, एक जगह बैठे रहेंगे उसको कोशिश करते रहेंगे तो शायद नहीं अच्छे से चुप हो। बाकी दवाइयों का यूज़ तो बाद में ही आता है कि अगर इन सब चीज़ों के बावजूद भी नहीं चुप हो रहा तो पेट के दर्द के लिए दवाइयाँ होती हैं, थोड़ी सिंपल मसाज टेक्निक्स होती हैं जो हम लोग बताते हैं नए पेरेंट्स को कि इस तरह से आप मसाज करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो चुप हो जाते हैं। ओके। सो जैसे आपने बताया कि इवनिंग में काफ़ी ये देखने के लिए मिलती है कि ये सारी प्रॉब्लम्स, तो इवनिंग ऐसा क्या सीन है कि इवनिंग में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती हैं? इवनिंग में देखने को इसलिए शायद ज़्यादा मिलती है क्योंकि उस समय इवनिंग और नाइट टाइम में हम लोग काफ़ी थक चुके होते हैं, तो उस समय थोड़ा सा भी इरिटेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। हर कोई सोने की कोशिश कर रहा होता है, लोग अपना काम करके घर से आए होते हैं और उस समय थोड़ा सा भी अगर कुछ रोना हो रहा होता है तो काफ़ी होता है। प्लस थोड़ा डायरनल वेरिएशन है इस चीज़ में। नोबडी रियली नोज़ कि एग्जैक्ट कॉज क्या है, बट ये ज़रूर देखा जाता है कि इवनिंग से नाइट टाइम में इन्फेंटाइल कोलिक की पॉसिबिलिटी हमेशा ज़्यादा होती है। इनफैक्ट इसको इवनिंग कोलिक भी बुलाया जाता है। ओके। सो जैसे काफ़ी माँओं में देखा जाता है कि अगर उनके ब्रेस्ट में अगर कम दूध आ रहा है तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक समझती हैं अपने आप को, तो इसका क्या रीज़न है? देखिए, मोस्ट केसेस में जो कॉमनेस्ट कॉज है ब्रेस्ट फीडिंग फेलियर का, दैट इज़ अगर माँ ठीक से बच्चे को ब्रेस्ट से लगाएगी नहीं। लैचिंग प्रॉब्लम्स आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग फेलियर। तो उसमें ये इम्पॉर्टेंट होता है कि कैसे पोजीशनिंग करनी है बच्चे की, कैसे बच्चे के मुंह में मदर का निपल और एरियोला वाला पोर्शन आना चाहिए, वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके अलावा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जब माँ फीड कराने की कोशिश कर रही है तब वो एक शांत जगह में हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बेचारी फीड करा रही है साइड में बैठ के और बगल में सब लोग बैठे हुए बातें कर रहे हैं, उसे वो डिस्ट्रैक्ट होंगी, थोड़ा फीडिंग में प्रॉब्लम आएगी और फिर वो एकदम से स्ट्रेस लेवल्स बढ़ जाते हैं कि अरे फीड क्यों नहीं आ रहा। स्ट्रेस इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फीडिंग प्रॉब्लम्स। तो अगर जितना स्ट्रेस होगा उतना और फीडिंग प्रॉब्लम होगी। तो ये सारी चीज़ें मिलके फिर और क्रिएट कर देती हैं दिक्कतें, कि पहले तो आपको स्ट्रेस के कारण किसी भी वजह से स्ट्रेस हो रहा है, पेन है, जैसे कई बार सिजेरियन के बाद में पेन है,
अगर मदर सही से सपोर्टेड नहीं है तो उसको पेन होगा, वो बैठी बैठी अगर करा रही है तो उसमें तरीके होते हैं, आप ब्रेस्ट फीडिंग पिलो यूज़ कर सकते हैं या फिर लेट करके फीड करा सकते हैं। कोई और अगर आपके घर में जो सपोर्टिंग है वो हेल्प भी कर सकते हैं, जैसे बच्चे को सही से पकड़ सके हों। कई बारी मदर के इतना शुरुआत में पहले 3-4 दिन खासकर बहुत दिक्कत होती है बैठने में, तो इट्स रियली डिफ़िकल्ट एट दैट टाइम। बाद में फैमिली आपकी डायनेमिक्स किस तरह की है उस पर भी कई बारी डिपेंड कर जाता है। बट हैविंग सेड दिस, ब्रेस्ट फीडिंग फेलियर एक्चुअली अगर आप, इट्स नॉट अ ट्रू मेडिकल थिंग। ऐसी चीज़ कभी बाकी जानवरों में देखने को मिली ही नहीं आज तक, केवल ह्यूमन बीइंग्स में ये चीज़ मिलती है। तो उसका सिंपल रीज़न यही है कि बहुत सारे हमारे सोशल इश्यूज बीच में आना शुरू हो जाते हैं। अगर आप नहीं सही से कर पा रहे हो तो 10 लोग बातें भी सुनाने को बैठे होते हैं हमारे यहाँ, वो भी बोलेंगे अरे बताओ हम तो पिला लेते थे, आप नहीं पिला पा रहे। दिस थिंग लीड्स टू फर्दर मोर डिस्करेजमेंट। मदर और ज़्यादा बेचारी परेशान है, वो और परेशान हो जाती है, जिसके कारण और ब्रेस्ट फीडिंग ख़राब होती है। तो हमेशा ये बहुत ध्यान रखना है कि बिल्कुल वो कूल काम माइंड के साथ जो है फीडिंग करानी है। और हमेशा ये एक बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच लेकर के चलना पड़ता है इसमें कि नहीं, वो फीड करा सकती हैं, उनको अपने ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए। इसमें कभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर एक आध दिन आप नहीं वो सही से कर पाए। यूजुअली अगर आप हिम्मत करें और लगे रहें तो अपने आप ही 4-5 दिन में बहुत अच्छे से फीडिंग इस्टेब्लिश हो जाती है। डॉक्टर, जैसे हम फीडिंग की बात करें तो काफ़ी पेरेंट्स क्या है कि फोर्सफुली फीडिंग करते हैं, मतलब कि उन्हें जैसे फूड की बात करें, ठीक है, तो फूड में फोर्सफुली फूड उन्हें बच्चों को खिलाते हैं, जिससे कि बच्चा रोने भी लग जाता है या उगल देता है उस तरीके से। तो इसमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और ये कितना हेल्दी है कितना अनहेल्दी है? फोर्स फीडिंग तो खैर हमेशा ही अनहेल्दी ही मानी जाएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही होती है कि आप पूरे टाइम बच्चे को फूड की इम्पोर्टेंस ही नहीं पता चल रही होती है। पेरेंट्स ये सोच रहे होते हैं कि मैं जितना उसको खिला दूंगा उतना वो अच्छा हेल्दी हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। और शायद कुछ हद तक हमारे देश में ये भी दिक्कत है कि अगर एक बच्चा मोटा नहीं दिख रहा है तब तक हमेशा यही बोला जाता है कि अरे ये तो बड़ा कमज़ोर है। जबकि अगर बिल्कुल सही साइंटिफिकली चलें तो अपनी एज के हिसाब से अगर अप्रोप्रिएट वेट है ना बच्चे का, तो वो कभी मोटा नहीं दिख सकता। यूजुअली बच्चों का जो रेशियो होता है वो हाइट और उसका, उसमें यूजुअली स्लिम दिखेंगे अगर वो अप्रोप्रिएट हैं अपने हाइट और वेट के हिसाब से। अब दिक्कत यही आती है कि पेरेंट्स खाना लेके बच्चे के पीछे भागते रहते हैं और बच्चे स्वभाव से ही चंचल होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि वो केवल खाने के बारे में ही सोचते रहें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में उनको सोचना पड़ता है। तो वो अपना दिमाग उनका कहीं और लगा होता है, माँ बाप पीछे पीछे लेकर के घूमते रहते हैं। प्रैक्टिकली अगर आप हर 1.5 से 2 घंटे में उसको थोड़ा थोड़ा कुछ खिलाते रहेंगे तो भूख कहाँ से लगेगी? भूख लगने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इतना थोड़ा थोड़ा भी आप देते रहेंगे, ब्लड शुगर लेवल्स हमेशा मेंटेन रहेंगे, कभी वो नीचे जाएंगे ही नहीं। तो जब तक भूख नहीं लगे बच्चे को तब तक उसे ज़बरदस्ती खिलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, पहले 6-8 महीने तो चलो ठीक है, आप थोड़ा ऑन शेड्यूल फीडिंग कर दें क्योंकि तब वो शायद इतना नहीं बता पाए। बट उसके बाद में अपने आप समझ में आना शुरू हो जाता है कि हाँ अब इसको भूख लग रही है। और ख़ासकर अगर बच्चा थोड़ा बड़ा हो चुका है, 3-4 साल का बच्चा है, वो तो आराम से बताएगा कि मुझे भूख लग रही है। लेकिन शर्त यह है कि पहले आप भूख लगने दें, है ना। तो मतलब वही है कि कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप तो उस एज में चाहिए ही होता है 3-4 साल के बच्चे में। उससे पहले आप देने की कोशिश करेंगे तो वो भी अगर इंटरेस्टेड नहीं है, या तो ऐसी कुछ चीज़ हो जो बहुत ही ज़्यादा पसंद है उसको, तो या तो वो वही खाएगा। तो जिसका सेकेंडरी इफेक्ट ये होता है कि फिर वो बच्चा बहुत ही पिकी ईटर बन जाता है कि भाई जो चीज़ खानी है बस यही खानी है, इसके अलावा कुछ नहीं खाना। तो वो भी प्रॉब्लम रहती है। माँ बाप भी हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि अच्छा ये नहीं तो ये खा ले, ये नहीं तो ये खा ले, ये नहीं तो ये खा ले। जितने ज़्यादा चॉइसेस मिलेंगे बच्चों को वो उतने ज़्यादा चूज़ी होते चले जाते हैं। जी बिल्कुल, पेरेंट्स परेशान होते हैं कि क्या इन्हें खिलाएं क्या नहीं खिलाएं। तो उसमें आप क्या बताएंगे कि बच्चों के लिए हेल्दी फूड क्या होता है और किस किस टाइप का हेल्दी फूड होता है, एंड और घर में फूड से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए? से एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है डाइट में, एंड दैट इज़ कि डाइट हमेशा बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो बैलेंस्ड डाइट पे ही फोकस करना है। ऐसा नहीं करना, ये भी एक बहुत कॉमन चीज़ है जो हमारे घरों में देखी जाती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो दूध के पीछे पड़े रहते हैं पेरेंट्स, की दूध पी ले और कुछ नहीं तो दूध पी ले।
अनफॉर्चुनेटली 6 महीने की एज के बाद में दूध इतना इम्पोर्टेंट रह नहीं जाता, और 1 साल के बाद तो इट इज़ अ वेरी सिंपल डाइटरी इंग्रेडिएंट, जिसकी कोई ऐसी बहुत मतलब ऐसी कोई मैजिकल पावर नहीं है दूध में जैसा सोचते हैं। कई चीज़ों में काफ़ी डेफिशिएंट भी होता है मिल्क। तो इट शुड जस्ट बी अ पार्ट ऑफ द डाइट, इट शुड नॉट बी द डाइट इटसेल्फ। ग्रीन वेजिटेबल्स इम्पॉर्टेंट हैं, फ्रूट्स इम्पॉर्टेंट हैं, आपके ग्रेन्स इम्पॉर्टेंट हैं, प्रोटीन्स में आपकी दालें हैं, राजमा, छोले। अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाते हैं तो अंडा इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। खासकर हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो बच्चे 9 महीने से लेके तकरीबन 3-3.5 साल तक के हैं, उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट थोड़ी नॉर्मल से ज़्यादा होती है, हम लोगों के से ऑलमोस्ट दुगनी होती है। तो उसमें प्रोटीन के ऊपर फोकस थोड़ा सा करना पड़ता है, खासकर वेजिटेरियन डाइट में थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कोई भी वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन इज़ नेवर अ कंप्लीट प्रोटीन ना, कुछ अमीनो एसिड हमेशा हर प्रोटीन में कम होता है अगर वो वेजिटेरियन सोर्स से आ रहा है तो इसलिए हमेशा आपको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन इंट्रोड्यूस करने चाहिए। जहाँ तक मसालों का सवाल है, आइडियली एडिड सॉल्ट, एडिड शुगर शुड नॉट बी गिवन टिल 1 ईयर ऑफ एज। उसके बाद भी बहुत ही मिनिमल क्वांटिटीज़ में देना चाहिए एडिड सॉल्ट एंड एडिड शुगर। बाकी मसालों में हल्दी आप फिर भी यूज़ कर सकते हैं 1 साल के एज के बाद में। मिर्च वगैरह हम लोग अवॉइड करने को बोलते हैं कि मिर्च नहीं, तो मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जैसे नॉर्मल घर का खाना बन रहा है उसमें से थोड़ा सा आपको अलग करना पड़ेगा। आइडियली 3 साल की एज के बाद में जो आप खा रहे हो घर में वो पूरी तरह से दे सकते हैं। उसके पहले तक ये है कि केवल मसालों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हल्के मसाले होने चाहिए। बाकी एज फार एज बेस इंग्रेडिएंट्स आर कंसर्न, वो तो आप सारे कुछ यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। ओके डॉक्टर, इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करें कि वेजिटेरियन फूड बच्चे के लिए क्या होना चाहिए, नॉन वेजिटेरियन क्या होना चाहिए, एंड अलग और क्या दे सकते हैं, मेडिकेशन में हम क्या दे सकते हैं, प्रोटीन सोर्स। तो हम सीधा पूछें कि हम वेजिटेरियन फूड एंड नॉन वेजिटेरियन एंड मेडिकेशन, इनके क्या क्या कर सकते हैं हम। देखिए, वेजिटेरियन फूड में तो जो प्रोटीन सोर्सेज हैं वो दालें, राजमा, छोले, सोयाबीन, बेसन से बनी हुई चीज़ें, उसमें काफ़ी बच्चे आसानी से ले लेते हैं, कढ़ी जैसे हो गई। इसके अलावा अगर मतलब अगर हम जो जिसको हम लोग नॉर्मली वेजिटेरियन बुलाते हैं, दूध या फिर पनीर हो गया, दही, योगर्ट वगैरह हो गया, ये भी प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं। नॉन वेजिटेरियन में आते हैं तो ऑब्वियसली फिर तो काफ़ी सारे सोर्सेज आपके पास आ जाते हैं विच आर गुड सोर्सेज। तो एग इज़ वन विच इज़ अ प्रिटी ईजीली अवेलेबल सोर्स। उसमें आपको कोई प्रिपेयर करने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती है। किसी भी तरह से आप बॉईल करके दे सकते हैं, भुर्जी वगैरह बना के दे सकते हैं, या फिर आप ऑमलेट बना के भी दे सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द चाइल्ड। तो वो चीज़ है। एज़ फार एज मीट्स आर कंसर्न, चिकन वगैरह भी आप स्टार्ट कर सकते हैं एज सूप्स इनिशियली, और बाद में आप उसके कुछ प्यूरीज टाइप की बना करके दे सकते हैं बच्चों को। बाकी एज फार एज सप्लीमेंट्स आर कंसर्न, अगर आप जैसे मेडिसिन की आप बात करें तो आई थिंक यू वर मीनिंग जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स आते हैं, उसमें हमारी तरफ से कोई ऐसा रिकमेंडेशन नहीं है कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है। फॉर अ नॉर्मल हेल्दी चाइल्ड अलग से प्रोटीन सप्लीमेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आपका जो डाइट है दैट शुड बी सफिशिएंट। हाँ, किसी वजह से कोई बच्चा बहुत दिनों तक बीमार रहा है तो उनकी डाइट बिल्डअप करने के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट्स यूज़ करे जा सकते हैं। बहुत सारे हैं जो बच्चों के ब्रांड्स आते हैं मार्केट में विच आर स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन प्रोटीन, तो वो सारे यूज़ करे जाते हैं, बट दिस इज़ नॉट द नॉर्म, है ना। घरों में मतलब रूटीन में यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है कोई बच्चों में। ओके, सो डॉक्टर, वेट में अगर देखा जाए तो कितने केजी से कितने केजी तक हेल्दी वेट माना जाता है बच्चों में। वो तो देखिए उसके तो पूरे चार्ट्स हैं, वो हर एज पे अलग अलग ही आएगा वो तो, क्योंकि बच्चे तो ग्रो करते ही रहते हैं। तो यूजुअली हम लोग अगर जैसे 1 साल के बच्चे की बात करें तो 1 साल पे आम तौर पे 10 किलो का वेट नॉर्मल वेट माना जाता है, और जो 2 साल का बच्चा है एक 12 किलो का वेट नॉर्मल माना जाता है। तो इस इनफैक्ट इन दोनों वेट्स को हाईलाइट करने का मेरा ये भी पर्पज़ था कि एक बच्चा जो कि 3 किलो का पैदा होता है वो पहले साल में 10 किलो पहुंच जाता है,
और उससे अगले पूरे साल में वो केवल 2 किलो बढ़ता है। ये नॉर्मल ग्रोथ है। कई बार माँ बाप इस वजह से भी बड़े परेशान हो जाते हैं कि सर पहले तो बहुत बढ़ता था, 1 महीने में 1 किलो बढ़ जाता था, अब तो बताओ इतने दिन हो गए अभी तक हमें लग रहा है बिल्कुल ही नहीं बढ़ रहा है, ये तो पता नहीं कम ही हो गया है, इसका वज़न क्या हो गया है, खाता नहीं है, शैतानी करता रहता है। तो तब उन्हें समझाना पड़ता है कि भाई इस समय जो बॉडी का जो नॉर्मल ग्रोथ वेलोसिटी है वो ही कम हो चुका है। ऐसा नहीं होगा कि हर महीने में ही 1-1 किलो बढ़ता रहेगा हमेशा बच्चा। तो वो वाली चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है समझने की। तो हमेशा स्टैंडर्ड चार्ट्स अवेलेबल हैं इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के, जिसमें आपका एज से और वेट का उसमें दिखता रहता है। तो आप वी यूजुअली यूज़ दीज चार्ट्स टू प्लॉट जब भी नॉर्मल विजिट्स में भी कि भाई कहाँ पर बच्चा फॉल कर रहा है। अगर उसका वेट नॉर्मल वेट से 2 स्टैंडर्ड डिविएशन नीचे जा रहा है तब वो अब नॉर्मली लो वेट है, उसके लिए कॉजेज़ देखने पड़ेंगे कि क्या गड़बड़ है। बट अगर वो -2 स्टैंडर्ड डिविएशन और +2 स्टैंडर्ड डिविएशन की रेंज में आ रहा है तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके। एंड डॉक्टर, जब जैसे माँ और फादर के ऊपर आ जाती है कि बच्चे का ध्यान रखना है, एंड उसमें क्या है कि वो ना प्रॉपर उनकी नींद नहीं हो पाती है पूरी, एंड उनका वर्क में भी प्रॉब्लम होती है, घर संभालने में प्रॉब्लम होती है फर्स्ट बेबी के दौरान। तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे आप बच्चे का ध्यान रख सकते हैं जिससे कि आप अपना काम भी बैलेंस कर सकते हैं, आप अपना नींद भी प्रॉपर पूरी कर सकते हैं? तो उन्हें कैसे हम देखिए ये तो है कि काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी होती है, और ख़ासकर अगर माँ बाप अकेले हैं शहर में और कोई उनके पास सपोर्ट के लिए कोई फैमिली मेम्बर नहीं है तो वाकई काफ़ी दिक्कत होती है। ऐसे में जो चीज़ हम लोग समझाते हैं वो तो यही समझाते हैं कि पहली चीज़ कि आपकी ये पेरेंटिंग इज़ अ पार्टनरशिप, एक अकेले बंदे के बस की चीज़ नहीं होती है। तो हमेशा अगर आप 2 लोग हैं तो दोनों को कॉम्प्लीमेंट करना है। जब एक बिज़ी है तो दूसरा हैंडल करे, दूसरा बिज़ी है तो पहला हैंडल करे। इसके अलावा एज़ फार एज़ नाइट्स आर कंसर्न्ड, तो नाइट में शुरुआत में तो काफ़ी दिक्कत इसलिए भी आती है क्योंकि बच्चे रात में ज़्यादा जग रहे होते हैं और फीडिंग के लिए माँ को उठना ही पड़ता है, तो उनकी नींद हमेशा डिस्टर्ब होती है। एक सिंपल मेजर जो हम लोग बताते हैं वो ये है कि भाई आप बेबी के जो स्लीप साइकिल है उस हिसाब से अपने आप को ढालने की कोशिश करो। जब वो सो रहा है तो उसी समय आप भी एक छोटे छोटे नैप्स लेते रहो, जिससे आप थोड़े थोड़े रीजनरेट होते रहे आपकी भी जो ताकत है। इसके अलावा हाइड्रेटेड रखना है अपने आप को, डाइट अच्छी रखनी है। एज अ पेरेंट ऑफ अ न्यूबॉर्न and an infant also, it is very important that you also remain healthy, क्योंकि उतना छोटा सा बच्चा और किसी के कांटेक्ट में तो नहीं आएगा जितना आपके कांटेक्ट में आएगा। अगर आपको कोई बीमारी हो रही है तो उसको उस बीमारी को पकड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सेकेंडली ब्रेस्ट फीडिंग इम्पॉर्टेंट है। ब्रेस्ट फीडिंग काफ़ी सारी बीमारियों से बचाव करती है बच्चों का, तो वो भी ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर कई बारी एक जो बहुत कॉमन दिक्कत मैं सुनता हूँ पेरेंट्स से, वो यही वाली है कि किसी भी तरह से जैसे बच्चे ने रोना शुरू करा तो पहला जो हमारा नेचुरल एक रिस्पॉन्स होता है कि तुरंत जा कर के उसको गोदी में उठा लेना और उसको चुप कराना। तो कई बारी बच्चे इस तरह से भी करना शुरू कर देते हैं कि अगर आप गोद में लोगे तो चुप हो जाएंगे, तुरंत तो चुप रहेंगे, ज़रा सा आप नीचे लिटाओगे तो तुरंत वो रोने लगेंगे। तो हालांकि इसको मजाक में गोदी की आदत ज़रूर बुलाते हैं दादा दादी, लेकिन ये चीज़ काफ़ी प्रॉब्लम कर देती है ऐसे माँ बाप के लिए जो अकेले रह रहे हैं, जिनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। तो उनको ज़रूर हम लोग समझाते हैं कि आप ये कर सकते हो कि एक प्रैम वगैरह ले लो, उसमें बेबी को लिटा दो, और जब वो रो रहा है तो 2-3 दिन के लिए आप इतना बॉदर मत करो। हाँ, जाकर के आप चेक कर लो कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई यूरिन तो नहीं पास किया हुआ, स्टूल तो नहीं पास किया हुआ, और कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर और कोई दिक्कत नहीं है तो आप बेबी को लेटा रहने दो। यूजुअली 3-4 दिन में बच्चे अपने आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर वो बहुत ज़्यादा फंसी नहीं होते हैं। आप जितना उसको गोद में लेके घूमेंगे वो उतना फंसी होता रहेगा। ये एक नेचुरल टेंडेंसी है बेबीज़ की। तो ये कुछ मेजर्स हैं जो हम समझा सकते हैं। बाकी हर किसी के अपने टेम्परामेंट पे भी डिपेंड करता है, वो भी एक चीज़ है, उसमें भी हमें थोड़ा काउंसलिंग करनी पड़ती है।
अब डॉक्टर आ जाते हैं हम वैक्सीन के ऊपर। तो वैक्सीन से रिलेटेड लोगों के काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं कि वैक्सीन कितने टाइम में लगवाना चाहिए बच्चे के लिए, ये कितना हेल्दी है कितना नहीं है। तो उस पर बात करें तो वैक्सीन के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे कि वैक्सीन का पूरा प्रोसेस क्या होता है और ये किस तरीके से बच्चे को हेल्दी रखता है आगे चल के। अ, देखिए, जहाँ तक वैक्सीन्स का सवाल है, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम जो भी रिकमेंडेड वैक्सीन्स हैं वो सारी लगवाएं। तो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने जो वैक्सीन्स रिकमेंड करी है उसका पूरा चार्ट है, जो कि शुरुआत बर्थ से ही स्टार्ट हो जाती हैं वो वैक्सीन्स। इनफैक्ट किसी भी स्टैंडर्ड हॉस्पिटल में अगर डिलीवरी हो रही है तो जो BCG वैक्सीन है और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन और ओरल पोलियो वैक्सीन, ये तो बर्थ वाले दिन ही दे दी जाती हैं बच्चों को। इसके अलावा भी जो है शुरुआत में तो प्रैक्टिकली हर महीने उनकी वैक्सीन लगती है। 1.5 महीने के होने के बाद से, जब बच्चा 1.5 महीने का हो जाता है तब उसका जो है सेकेंड वैक्सीनेशन होता है बर्थ के बाद। तो उसमें डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस और पोलियो और हिब और हेपेटाइटिस बी, और इसके अलावा रोटा वायरस और निमोनिया, इनके अगेंस्ट जो वैक्सीन दी जाती हैं वो उनका पूरा कोर्स करना चाहिए। यूजुअली पहले साल थोड़ा ज़्यादा वैक्सीन्स रहते हैं, सेकेंड ईयर में नंबर ऑफ़ वैक्सीन्स थोड़े कम हो जाते हैं, और यूजुअली 2 साल के बाद बहुत कम रह जाते हैं। उसके बाद फिर सीधे 5 साल पे जो रूटीन वैक्सीनेशन है वो होता है, फिर 10 साल पे बूस्टर डोजेस लगते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से समझनी चाहिए कि वैक्सीन्स से नुकसान होना इतना कम संभावना होती है, और अगर कुछ होता भी है तो आमतौर पे केवल बुखार और थोड़ा जहाँ पर इंजेक्शन लगा है वहाँ पर दर्द, वो भी 2 से 3 दिन में अपने आप सेटल हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ज़्यादा दवाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ती उस चीज़ के लिए। लेकिन जिन चीज़ों से इससे बचाव मिल रहा है हमें, वो वाकई जानलेवा बीमारियां हैं। इनफैक्ट मॉडर्न साइंस के कारण जो 2 सबसे इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशंस जिसे बोला जाता है, जिसके कारण ह्यूमन लाइफ हैज़ एक्सटेंडेड अ लॉट, एक उसमें से वैक्सीन है और दूसरा उसमें से एंटीबायोटिक्स हैं। इन 2 चीज़ों ने जितनी जान बचाई है आज तक इंसानों की, उतनी और किसी चीज़ ने नहीं बचाई आज तक। सब कुछ मिला के देख लिया गया। तो वैक्सीन से डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप किसी वजह से वैक्सीन लेना मिस कर देते हैं या भूल जाते हैं, उस सिचुएशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमेशा कैचअप वैक्सीन आप ले सकते हैं। प्रैक्टिकली एक्सेप्ट रोटा वायरस वैक्सीन और कोई ऐसी वैक्सीन है नहीं जो आप किसी भी एज पे ना दे सके। केवल रोटा वायरस एक ऐसी वैक्सीन है जो हमें पहले 6 महीने में कंप्लीट करनी होती है, उसके बाद नहीं दी जाती। लेकिन बाकी सारी वैक्सीन अगर आप मान लीजिए भूल भी गए हैं, आपने नहीं लगवाई हैं, तो आप बाद में भी कंप्लीट करवा सकते हैं अपने बच्चे की। और जिस बीमारी होने से पहले बस वैक्सीन लग जानी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। ओके, जैसे कोविड वैक्सीन की बात करें तो कोविड वैक्सीन से काफ़ी पेरेंट्स काफ़ी डरते हैं। मतलब उन्हें इतना डर लगता है कि बच्चे के लिए सही रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि यंग लोगों में भी काफ़ी उसके साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं। तो कोविड वैक्सीन को लेके आपका क्या कहना है उस बारे में? देखिए, कोविड वैक्सीन, पहली बात तो ये अच्छे से समझना चाहिए कि कोविड वैक्सीन के जो अप्रूवल्स आए थे जनरल पब्लिक में और बच्चों में भी, फ्रैंकली आज की डेट में अगर आप बात करना चाहते हैं तो आज की डेट में तो कोविड वैक्सीन वैसे ही अवेलेबल नहीं है ना। कोविड वैक्सीन के अप्रूवल केवल इमरजेंसी अप्रूवल्स थे, क्योंकि उस समय वी वर फेस्ड विद एन एपिडेमिक जो कि पहले कभी नहीं देखा गया। तो उस समय तो इसीलिए इमरजेंसी अप्रूवल्स मिले थे, क्योंकि जितने प्रॉपर आपके चेक्स होते हैं उतने को करने में जो टाइम लगता है, उतने में तो बहुत सारे लोग अपने जान से हाथ धो देते कोविड के कारण। तो उस समय वो चीज़ ज़रूरी थी। जहाँ तक बच्चों का सवाल है, 12 साल से छोटे बच्चों में तो इन एनी केस किसी भी तरह का अप्रूवल था ही नहीं। 12 साल से नीचे किसी बच्चे को कोविड वैक्सीन नहीं लगी। कि जो लगी भी थी 15 साल से ऊपर वालों को ज़रूर दी गई थी। 12 से 15 साल में हार्डली कुछ महीने के लिए वैक्सीन दी गई थी और उसके बाद फिर वो चीज़ भी विड्रॉ कर ली गई थी। तो वैक्सीनेशन एज फार एज कोविड इज़ कंसर्न, और उसमें भी हमारे पास क्लियर कट डेटा इस चीज़ का अवेलेबल है कि बिकॉज ऑफ कोविड वैक्सीन जो सिविरिटी थी कोविड डिजीज़ की,
वो सिग्निफिकेंटली अफेक्ट हुई, उतनी सिवियर डिजीज़ नहीं हुई जितनी होती थी अगर वैक्सीन नहीं लगी हुई होती। तो ये चीज़ हम लोगों ने देखी थी कि जिनको वैक्सीन नहीं लगी है उनको जो कोविड हो रहा था वो ज़्यादा सिवियर हो रहा था एज़ कम्पेयर टू जिन अडल्ट्स जिनको वैक्सीन लग चुकी थी। ऐसा नहीं था कि कोविड नहीं होता था वैक्सीन लगने के बाद में, लेकिन जो सिविरिटी थी वो बहुत अंतर पड़ जाता था। तो इवन मतलब कोविड की अगर बात करें बच्चों में इसलिए ज़्यादा मतलब नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि एज ऑफ नाउ तो वैक्सीनेशन ही नहीं अवेलेबल है। आप कहीं पे भी अब नहीं जा करके ऐसे लगवा सकते हैं, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ही लग रहे हैं। सेकेंडली बच्चों के लिए तो अप्रूवल 12 साल से नीचे तो कभी आया ही नहीं। तो वो चीज़ जब फ्यूचर में आएगी तो अब होपफुली बीच में कोई अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट नहीं होता है कि दोबारा से कुछ कोविड फैलना शुरू हो जाता है या कुछ है, अगर वैसा कुछ नहीं होता है तो देन आई थिंक अ प्रॉपर साइंटिफिक मेथड जो कि हर वैक्सीन के लिए फॉलो किया जाता है, प्रॉपर आपके जो स्टडीज़ हैं वो होने के बाद ही अप्रूवल आएगा प्रॉपर चैनल्स के थ्रू। तो उस चीज़ के बारे में मुझे नहीं लगता कि किसी को अब बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। तो अभी बात करें तो सबसे ज़्यादा मैंडेटरी कौन कौन सी वैक्सीन है कि हाँ ये तो लगवानी ही है बच्चों को? जी, तो इसमें एक्चुअली मैंडेटरी तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्ड हो जाता है, मैंडेटरी तो कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ पे। बट ये है कि जो रिकमेंडेड हैं उसकी ज़रूर हम बात कर सकते हैं। तो रिकमेंडेशन में जो शुरुआत के जो वैक्सीन्स हैं आपके, खासकर डीपीटी जिसमें कि डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और न्यूमोकॉकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सेकेंड ईयर में आपके मीज़ल्स, मम्स, रूबेला, खसरे का जो टीका होता है मीज़ल्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हेपेटाइटिस ए इंपॉर्टेंट है, टाइफॉइड इंपॉर्टेंट है। तो ये वाली वैक्सीन सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ ऐसी वैक्सीन्स हैं जो कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जापानीज़ एनकेफ्लाइटिस जो कि ईस्टर्न यूपी में काफ़ी ज़्यादा फैलती है और काफ़ी सीरियस बीमारी है। उस चीज़ को भी जो है उन डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पर ये बीमारी ज़्यादा कॉमनली मिलती है वहाँ पर लगवाना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक रिसेंटली जो मेनिंगोकोकल वैक्सीन का भी अभी कॉन्जुगेट वर्जन अब आना शुरू हो चुका है, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो भी काफ़ी सीरियस बीमारी है। तो ये सारी वैक्सीन्स इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा भी कुछ वैक्सीन्स अवेलेबल होती हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है जो कि हर साल देनी होती है। जो लोग उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन चाहते हैं वो उनको ले लेना चाहिए। इसके अलावा कुछ और वैक्सीन्स भी हैं, जैसे चिकन पॉक्स की वैक्सीन है। चिकन पॉक्स की वैक्सीन भी रिकमेंडेड है, आइडियली इट शुड बी टेकन। हाँ, उसको शायद मैं टाइफॉइड वर्ग के बराबर इंपॉर्टेंस तो नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर ले लीजिए। ओके, जैसे अब लास्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। जैसे सेरेलैक करके एक प्रोडक्ट आता है जो मार्केट में, तो पेरेंट्स उसे काफ़ी यूज़ करते हैं, तो कितना वो सही है कितना सही नहीं है, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूज होते हैं पेरेंट्स के ये देना चाहिए नहीं। देखिए, सेरेलैक में ऐसे कोई मतलब बुराई नहीं है उस चीज़ में। इट इज़ मोर एज अ कन्वीनियंट डाइटरी आइटम, क्योंकि उसको बनाना बहुत आसान होता है, प्री मिक्स्ड है। बट हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि पैकेज्ड फूड कैन नेवर मैच द हेल्थ जो आपको मिलेगी एक फ्रेश बनाए हुए फूड से। तो अगर मतलब दैट डिपेंड्स अ लॉट ऑन द पेरेंट्स लाइफस्टाइल ऑल्सो। अगर आपके पास टाइम बहुत कम है, आपके पास बहुत कम शेड्यूल टाइम होता है कि भाई मेरे को बस ये 15 मिनट मिले हैं, इसी में मेरे को फीड कराना है और फिर मेरे को काम करना है, बहुत सारी मदर्स हैं जो वर्किंग मदर हैं, उनके लिए प्रॉब्लम होती है, तो दे कैन टेक द बेनिफिट ऑफ सेरेलैक, बट प्रोवाइडेड दे आर ऑल्सो सप्लीमेंटिंग अदर फूड आइटम्स। तो एक बहुत सिंपल तरीका ये होता है कि आप फ्रेश फ्रूट स्मैश करके उसी में मिला दो सेरेलैक में, अगर आपको सेरेलैक देना ही है तो उससे थोड़ा उसका हेल्थ क्वोशंट बढ़ जाएगा। बट हाँ, अगर आप बिल्कुल वैसे कंपेयर करें तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू प्रिपेयर फ्रेश फूड फॉर द बेबीज रादर देन गिविंग पैकेज्ड फूड। डॉक्टर, अगर आपको कुछ पेरेंट्स को एक एडवाइस देनी हो तो आप क्या उन्हें एक एडवाइस देंगे? मैं पेरेंट्स को ये एडवाइस देना चाहूँगा कि एक तो आप अपने बच्चे को स्टैंडर्ड चार्ट से कंपेयर कर लें, वो सही है, लेकिन और बच्चों के साथ कंपेयर करना हमेशा गड़बड़ होता है कि अरे मेरा बच्चा इससे पतला दिख रहा है, मेरा बच्चा इससे कमज़ोर दिख रहा है,
ये चीज़ हमेशा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। माएँ बेचारी बहुत परेशान रहती है कि सर क्लास में तो ये छोटों में ही दिख रहा होता है, तो वो एक बड़ी दिक्कत रहती है। उस चीज़ के बारे में नहीं, हमेशा कंपैरिजन्स नहीं करने चाहिए, हर बच्चा यूनिक होता है। सेकेंडली, फोर्स फीडिंग इज़ समथिंग विच इज़ अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस इन इंडिया। वो चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि अ लॉट ऑफ टाइम्स उसके कारण लेटर ऑन भी प्रॉब्लम्स आती हैं। फोर्स फीडिंग कर करके आपने अगर बच्चे को ओबीज कैटेगरी में ले आए हो आप, और ये सोच के खुश हो रहे हो कि मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा मोटा हो गया है, हेल्दी हो गया है, तो वो चीज़ गलत है। लॉन्ग टर्म में वो चीज़ हमेशा परेशान करेगी। इसके अलावा अगर कभी बच्चा बीमार पड़ता है तो एज अ पीडियाट्रिशियन मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्लीज़ पैनिक मत करो। बहुत बार होता है कि माँ बाप ऐसे बदहवास से लेकर आ रहे होते हैं बच्चे को कि अरे डॉक्टर साहब इसका तो फिर बुखार ही नहीं उतर रहा, तो वो चीज़ भी गलत होती है। उसमें बच्चा भी डर जाता है, बाकी लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हो रहा है एकदम से। तो वो चीज़ भी नहीं, पैनिक नहीं करना होता है। आराम से आप अपने पीडियाट्रिशियन से जाके बात करें। मोस्ट ऑफ द टाइम कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका आसानी से हल नहीं निकाला जा सकता। बिल्कुल सर। सर थैंक यू सो मच हमारे शो पे आने के लिए, एंड इससे काफ़ी पेरेंट्स को हेल्प मिलेगी। सो दोस्तों, ये एपिसोड आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। एंड आपको किस नए टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उसके लिए आप कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हम नए नए गेस्ट को लाते रहें और आपको नए नए टॉपिक्स पे वीडियो मिलती रहे। एंड अपनी हेल्थ का ध्यान रखें एंड अपने बच्चों का ध्यान रखें, एंड स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।